हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, शॉर्ट में डीआरडीओ बोलते हैं, और काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो डीआरडीओ जो है डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस में रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से काफ़ी बड़े नंबर पर वैकेंसीज आई हुई है, 750 से ज़्यादा, 750 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। और इसमें फीस जो है रिलैक्स किया गया कई सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो पूरी डिटेल समझते हैं। आप वीडियो का कम से कम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पार्ट है वो जरूर देख लें, हो सकता है आपके लिए कोई पोस्ट इसमें हो। तो बेसिकली जो है, एक तो पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है साइकोलॉजी के लिए, बीएससी। अभी साइकोलॉजी में तो बीए भी करते हैं, तो बीएससी लिखा है यहाँ पे, लेकिन बीएससी इन साइकोलॉजी है, टोटल 4 वैकेंसीज है। बीएससी फिजिक्स से किया हुआ है, टोटल 18 वैकेंसीज हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है अगर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से या फिर टेक्नोलॉजी से, तो 12 वैकेंसीज है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और ऑटोमोबाइल वगैरह भी कुछ और भी ऑप्शंस दिए हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वालों के लिए 127 वैकेंसीज है। मैथमेटिक्स, जो बीएससी मैथ्स कर चुके हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, 6 वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस डिग्री इन साइंस विद डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से 1 ईयर का कम से कम अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ है, 1 ईयर का मिनिमम कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से, और साथ में आपने साइंस से डिग्री ग्रेजुएशन किया हुआ है। टोटल 5 वैकेंसीज है इसमें। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 6 वैकेंसीज है, इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजी में सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी रिजर्व कैटेगरी में है शायद। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, तो इसमें 111 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा वाले इसमें देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है, तो 111 पोस्ट 111। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 47 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 11 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ या कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया हुआ या टेक्नोलॉजी से बड़े नंबर पे वैकेंसीज है, 160 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ 11 वैकेंसीज है। केमिस्ट्री बीएससी डिग्री अगर केमिस्ट्री से किया हुआ आपने, 22 वैकेंसीज है केमिस्ट्री वालों के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग 15 वैकेंसीज है, डिप्लोमा होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, टोटल 3 वैकेंसीज है। जिनमें वैकेंसीज बहुत कम है उनमें आप कैटेगरी चेक कीजिए, कैटेगरी जिस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। अब इसमें और भी वैकेंसीज हैं, तो पहले तो ये है, अभी जो मैंने रीड किया वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट BSTAB के नाम से ये सारी वैकेंसीज है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स था, साइकोलॉजी, जियोलॉजी ये सब भी है, और इसके अलावा डिप्लोमा वाले। इसके अलावा और भी वैकेंसीज है वो चेक करेंगे। सबसे पहले इसकी पे स्केल देखेंगे। STAB ग्रुप बी पोस्ट रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सरकारी परमानेंट नौकरी होगी। 35,400 35,400 की बेसिक पे सभी HRA वगैरह टोटल DA वगैरह मिलाएंगे, अलावेंसेज ऐड करेंगे तो 70,000 तो स्टार्टिंग सैलरी आराम से हो जाती है। इसके बाद जो है टेक्नीशियन के लिए कुछ पोस्ट काफ़ी सारे हैं, तो टोटल जो STAB उसके लिए 561 वैकेंसीज है। 561 वैकेंसी अभी जो मैंने रीड किया BSc के लिए या डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, तो उनके लिए 561 वैकेंसी। अब जो कवर कर रही हूँ वो है टेक्नीशियन A ग्रुप C पोस्ट रहेगा, नॉन मिनिस्ट्रियल। इसमें 19,900 की बेसिक पे प्लस सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे, क्योंकि DRDO की वैकेंसी है, प्रॉपर सारे अलाउंसेस मिलेंगे आपको। तो सैलरी तकरीबन जो है ना 37,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी।
अब इसमें ये लिखा है कि अगर मास्टर, इसमें पहले वैकेंसीज क्या क्या वो देखेंगे। बुक बाइंडर है, कारपेंटर है, इसमें कमी है वैकेंसी। सीएनसी ऑपरेटर, सीओपीए, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 31 वैकेंसीज हैं, फिटर में 25, मशीनिस्ट में 12, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 7, ऑप्टिकल वर्कर में 2, फोटोग्राफर में 5, शीट मेटल वर्कर में 3, सर्वेयर में 1, टर्नर में 8 एंड वेल्डर में 11। टोटल 203 वैकेंसीज इधर भी हैं, तो 203 वैकेंसीज इधर भी हैं, तो टोटल मिला के 763 वैकेंसीज बनती हैं। तो ये जो अभी टेक्नीशियन ए वैकेंसीज कवर करे, जैसे बुक बाइंडर, कारपेंटर, इन सब में 12th पास होना चाहिए, कितने भी परसेंटेज के साथ, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आईटीआई आपका रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। जैसे अब कारपेंटर है तो आईटीआई कारपेंटर ट्रेड में होना चाहिए, तो जो भी जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, या वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड में। तो ये एक चीज ध्यान में रखना है। तो ये नोटिफिकेशन डीआरडीओ की तरफ से पहले ही आ गई थी। सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, CEPTAM, डीआरडीओ के अंडर जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें एक है CEPTAM, तो वहां से वैकेंसी आई हुई है। और इसका एडवर्टीजमेंट 561 वैकेंसी STA-B के लिए एंड 203 वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड ए के लिए है। तो टोटल मिला के 564 वैकेंसीज हो रही हैं, या 764 वैकेंसीज हो रही है, 764 वैकेंसीज। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट लेंगे, एज की कैलकुलेशन या फिर आयु की गणना तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो क्वालिफिकेशन मांगी गई ना उसके लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 रखी गई है। इसमें सभी अप्लाई करने के पहले एक दो पॉइंट, काफी खास पॉइंट्स हैं, उसको मैं आपको बता देती हूँ वीडियो में, वो जरूर सुन लें अगर आप एलिजिबल हैं फिलहाल तक के लिए, फिर भी आगे वीडियो को देखिए, बिकॉज कुछ एक दो पॉइंट इन्होंने लिखा है जो समझना जरूरी है एप्लीकेशन करने के पहले। तो 11 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 1 जनवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, काफी कम टाइम बचा है। फीस पेमेंट अगर नहीं भी हो पाती तो 3 जनवरी तक आप कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगा, अगर गलत हो गया कुछ फॉर्म भरने में तो 4 से 6 जनवरी तक करेक्शन विंडो होगा, और एग्जाम होगा टीयर 1 और टीयर 2, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो अब इसमें जो है ना क्या लिख रहे हैं कि जो कट ऑफ डेट है उसमें अगर किसी चीज के लिए बीएससी मांगा गया है तो एमएससी है, पीएचडी है, या किसी पोस्ट के लिए अगर डिप्लोमा मांगा गया है तो बी टेक है, तो वो नहीं अलाउ किए जाएंगे, शेल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे अभी आप परसुइंग में है, एमएससी परसू कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो लास्ट डेट उन्होंने बताया, जो कट ऑफ डेट बताया, उस डेट तक आप एमएससी हो चुके हैं वगैरह, यही मतलब हुआ ना। क्या लिखा है, प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट जिनके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है, जहां बीएससी मांगा गया वहां पे एमएससी है, पीएचडी है, जहां डिप्लोमा मांगा गया वहां पे बी टेक है, एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी शेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट। तो उन कैंडिडेट को जिनके पास ज्यादा एलिजिबिलिटी या हायर क्वालिफिकेशन है कट ऑफ डेट तक, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मतलब बीएससी मांग रहे हैं तो बीएससी ही होना चाहिए, डिप्लोमा मांग रहे हैं तो डिप्लोमा ही होना चाहिए उस डेट तक। हाँ, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई अलग बात है, लेकिन कंप्लीट नहीं होना चाहिए एमएससी, कंप्लीट नहीं होना चाहिए पीएचडी, कंप्लीट नहीं होना, ऐसा ही मतलब हुआ ना, यही तो मतलब है। तो इस पॉइंट को ठीक से पहले पढ़ लीजिए, पेज नंबर 2 पे लिखा था। एज की क्राइटेरिया समझेंगे, यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया गया है कि प्लीज नोट दैट, पेज नंबर 3 पे फिर से रिपीट किया गया है कि ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो वो अप्लाई मत करो, कहने का मतलब है। अब इसमें जो है एज की क्राइटेरिया समझते हैं। सभी पोस्ट के लिए एज की क्राइटेरिया एक जैसी रखती है इन्होंने। रिक्रूटेड कैंडिडेट विल ड्रॉ सैलरी अकॉर्डिंग टू पे लेवल 7 CPC ऑफ द पोस्ट अप्लाइड and will be entitled to other benefits like dearness allowance, महंगाई भत्ता मिलेगा, हाउस रेंट अलावेंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, CSD फैसिलिटीज, और इसके अलावा जो है ना पेंशन, नेशनल पेंशन, तो NPS अभी चल रहा वो मिलेगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत सारे आपको सुविधाएं दी जाएंगी। चलिए अभी टर्म्स ऑफ पोस्टिंग एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्टिंग स्टेशंस। तो कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर प्रेफरेंस, आपको प्रेफरेंस देने का मौका मिलेगा और जो पहला पोस्टिंग है वहां पे 5 इयर्स आपको सर्व करना पड़ेगा। आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको दिल्ली चाहिए या आपको जो भी चाहिए, जहां जहां इसके यूनिट होंगे वो आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं, वहां पे आपको मोस्टली पोस्टिंग दे दिया जाएगा। तो जहां भी पोस्टिंग दिया जाएगा वो 5 साल आपको कंप्लीट करना है। अब 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट है, इस डेट तक क्वालिफिकेशन कैलकुलेट करना है, इसी डेट से आयु की गणना, एज की कैलकुलेशन करनी है। अनरिजर्व कैटेगरी यूआर की सीट के लिए 18 to 28 ईयर्स है, सभी पोस्ट के लिए 18 से 28 साल रखी गई है। जो डेट ऑफ बर्थ आपका 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वही होगा। तो 18 to 28, 18 से 28 साल आपका किसके लिए, सभी पोस्ट के लिए ऐसे ही रखा गया 18 से 28 साल। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यूआर वाली सीट के लिए, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलेगी, तो 18 to 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो 18 to 31 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो PWD कैंडिडेट है उनको 10 ईयर्स की छूट मिलती है मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी को, तो 18 to 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक सर्विस है, वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वगैरह, तो उनको तो छूट मिलती है। यदि आप विडो या डिवोर्सी विमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड हैं, तो ऐसे में उनको एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। अनरिजर्व कैटेगरी 35 ईयर्स तक की महिलाएं आवेदन करेंगी। अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 40 ईयर्स तक की टेक ए पोस्ट के लिए, वो भी सिर्फ टेक ए पोस्ट के लिए, STA B के लिए नहीं। स्पोर्ट्समैन के लिए भी एज में रिलैक्सेशन है। चलिए अब एज तो हो गया, अभी क्वालिफिकेशन हो गया, मेडिकल फिटनेस वगैरह वो तो टेस्ट करेंगे, ये विजन का थोड़ा टेस्ट करेंगे वगैरह, नियर विजन, डिस्टेंट विजन, ये सब चीजें रहेंगी। अब इसमें PWD कैटेगरी के लिए क्या क्या बताया वो देखना है आपको। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कुछ रिलैक्सेशन है वो। अब फीस की डिटेल समझते हैं। तो फीस की डिटेल में कुछ इस तरीके से, जितनी भी महिलाएं जो भी कैटेगरी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हो, SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन है, उनको अभी एप्लीकेशन फीस 0 है। एक फीस लगेगा 500 जो रिफंडेबल है। जैसे ही आप एक एग्जाम में बैठ जाते, Tier 1 एग्जाम में अपियर हो जाते हैं, तो महिलाओं को SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन को जो 500 रुपीज अभी ले रहे, चार्ज कर रहे हैं, वो 500 रुपीज आपको रिफंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेल कैंडिडेट के लिए जो है अनरिजर्व OBC EWS MSP कैटेगरी के मेल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 500 + 250 टोटल फीस है, जिसमें 500 जैसे ही आप Tier 1 में अपियर होंगे 500 आपको वापस कर देंगे, तो 250 रुपए लगेंगे। टेक ए के लिए और STA B के लिए महिलाओं को SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन एप्लीकेशन फीस तो नहीं लगेगी, 500 रुपया फीस लगेगा। आप एक एग्जाम दे दीजिए Tier 1, वो 500 रुपया आपके बैंक अकाउंट में जैसे आपने सबमिट किया था वैसे ही लौट जाएगा। बाकी पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट अनरिजर्व OBC EWS MSP, उनको 750 या 600 डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करें, उसमें 500 रुपीज आपको भी लौट जाएंगे जैसे ही आप Tier 1 एग्जाम में अपियर होंगे। फीस टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जैसे आपको करना हो। चलिए अभी एग्जाम के सेंटर, जो Tier 1 एग्जाम में अपियर नहीं होंगे उनको पैसा रिटर्न नहीं होगा। करेक्शन विंडो के लिए आपको देख लेना, एग्जाम सेंटर्स Tier 1 के मल्टीपल सेंटर्स बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए। पेज नंबर 11 पे आप चेक कर सकते हैं। सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी में मल्टीपल सेंटर्स बनाए, सफिशिएंट नंबर। Tier 2 भी होगा और सिटीज जो है ना वो बाद में डिसाइड करेंगे Tier 2 के लिए। हाउ टू अप्लाई, वो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। चलिए अब एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट कोड पेइंग सेपरेट फीस। Candidates who have applied for more than 1 post code should be aware that center for each exam may be different and examination may be on the same day or shift. If examination are in 2 different shift on the same day, it will be candidate responsibility to reach the allocated center on time.
मतलब रिस्क रहेगा, वो ये नहीं बोल रहे कि बहुत कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए एग्जाम देना। हो सकता है एक ही दिन में 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, या बहुत दूर दूर सेंटर हो जाए, तो आपका एग्जाम मिस भी हो सकता है। ये समझते हुए अगर आप फीस भरते हुए 2 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। एडमिट कार्ड और ये सब तो आएंगे। एग्जाम पैटर्न टीयर 1 का इन्होंने क्या रखा है और टीयर 2 का। टीयर 1 में रखा है इन्होंने STA-B का, कंप्यूटर बेस्ड होगा, हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश में भी रहेंगे क्वेश्चन। आप हिंदी इंग्लिश जैसे चाहे पढ़ के आंसर कर सकते हैं। जो CBT रहेगा स्क्रीनिंग के लिए रहेगा, इसमें जनरल साइंस 40 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव जनरल मैथ्स 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स एंड 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे मिलेंगे। और CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, तो टीयर 2 जो रहेगा STA-B के लिए, इसमें एक पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा 20 मिनट्स का। और पार्ट 2 में टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। तो जैसे कि पार्ट 2 रहेगा इसमें टीयर 2 में, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट पूछेंगे। अब डिप्लोमा इंजीनियर है तो वो पूछेंगे, साइकोलॉजी वाले को साइकोलॉजी पूछेंगे, मैथ्स वाले को मैथ्स पूछेंगे। वो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहेगा। तो वो आपका अपना विषय पूछेंगे, ग्रेजुएशन लेवल का पूछ सकते हैं, 12th लेवल का पूछ सकते हैं। तो और पर्सनालिटी टेस्ट तो बस वैसे इंटरव्यू टाइप का। मेरिट लिस्ट फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन पार्ट 2 ऑफ टीयर 2 एग्जाम ओनली। तो ये जो टीयर 2 एग्जाम है ना, इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। इसी तरीके से टेक्नीशियन ए के लिए भी है कि सेम वैसा ही रहेगा कि एक CBT रहेगा स्क्रीनिंग के लिए, फिर पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा टीयर 2 में, और फिर आपका सब्जेक्ट पूछेंगे। जैसे ITI आपका कारपेंटर है तो ITI किया है कारपेंटर ट्रेड से, तो वो क्वेश्चंस पूछेंगे कारपेंटर से रिलेटेड। या इलेक्ट्रिशियन ITI ट्रेड किया है उससे, इलेक्ट्रिशियन से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे 120 मार्क्स के, 120 क्वेश्चन 90 मिनट्स में। तो ये रहेगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग का है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स रहेगा। जहां भी गलत होगा टीयर 1 टीयर 2 दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जहां भी आप गलत करेंगे वहां 1/4 मार्क्स जो है कट हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा है, 40% कम से कम आपको लाना होगा टीयर 1 में। और पार्ट 2 जो है 120 मार्क्स का, टीयर 2 टीयर 1 दोनों में जो है 40% अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट को एंड 35% SC ST PWD। हालांकि इससे तो कुछ मतलब है नहीं। अभी क्या है इसका, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए और भी इन्होंने बहुत कुछ लिख के रखा हुआ है, तो देख लीजिए पेज नंबर 14 पे। अब इसमें जो है और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है लिखी हुई हूँ। चलिए इसके होम पेज पे चलते हैं, DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे पहुंचते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, DRDO विकीपीडिया करते हैं। DRDO विकीपीडिया पे जाएंगे, विकीपीडिया पे लिंक मिलेगा, लिंक ओपन कर लेना है, DRDO ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। एंड व्हाट्स न्यू सेक्शन आपको राइट साइड में नजर आएगा, व्हाट्स न्यू। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ STA। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस सेक्शन में आपको क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं। STA-B एंड टेक्नीशियन CEPTAM 11 एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 11 है, इस पे आ जाइए आप। और इसी पे जो है ना आपको क्या क्या मिल रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। ये देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई, पहले पढ़ लीजिए। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, हिंदी में भी विज्ञापन दिया हुआ है। तो विज्ञापन जो है ना हिंदी में भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऊपर लिंक मिला हुआ है, इसे अप्लाई कर लीजिए।